हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई मस्त चल रही होगी और जबरदस्त चल रही होगी। और आपने पुराने जो मैंने लेक्चर्स बनाए थे इस सीरीज में वो आपने देख लिए होंगे और आपको उन लेक्चर्स में मजा भी आया होगा, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपके कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो बेटा इस श्रृंखला की अगले टॉपिक पर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे हम आ चुके हैं और हम अब इसको इस पे चर्चा हम करने वाले हैं, राइट। इस वीडियो को देखने से पहले सब बच्चा आप लोग सेशन को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिसमें हम ऑसम कंटेंट आपको लेकर आएंगे, वो आप तक पहुंच सके समय पर। दूसरा बेटा, बैठ के सिर्फ सुनना नहीं है, पेन और पेपर को उठा लें और साथ में सॉल्व करें या साथ में लिखें, है ना। इसको क्या करते हैं बेटा? एक्टिव लर्निंग कहते हैं। यही क्या होती है? एक्टिव लर्निंग। टेबल कुर्सी पे बैठ के वीडियो को देखना है बेटा, लेट के इस वीडियो को नहीं देखना है, ठीक है। और अंत में आपको एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना, ये आपका कर्तव्य है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन होता है और हम अपनी क्वालिटी को भी इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आपकी कोई आइडियाज हैं या आपकी कोई नीड्स हैं, है ना, कि सर आप इस टाइप का सेशन लाओ, प्रैक्टिस सेशन लाओ, कुछ भी, वॉट एवर यू नीड, आप वो कमेंट सेक्शन पे लिखिए। हम कमेंट पढ़ते हैं और उन कमेंट में कोई अगर बढ़िया आइडिया कुछ आप दोगे तो हम उसको इंप्लीमेंट करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा सिर्फ एक ही पर्पज है यहाँ काम करने का, कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका सिलेक्शन ही हमारा गोल है, ठीक है। तो आपके सिलेक्शन के लिए जो भी पॉसिबल होगा, बेस्ट पॉसिबल होगा, वो हम लोग करेंगे। ठीक बच्चों, तो बिना समय को बर्बाद किए हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बायोमेट्रिक स्ट्रिप इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील। ठीक है, एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप है और वो एल्यूमिनियम और स्टील से बनी हुई है और अल्फा एल्यूमिनियम ग्रेटर देन अल्फा स्टील होता है, ये दिया हुआ है। अब यहां से आपको ये मैं बता देता हूं। ये हमने बना दिया, ठीक। ये एल्यूमिनियम है और ये स्टील है, तो इसको हम एस से दिखाते हैं, स्टील को, ठीक है। ये एल्यूमिनियम और ये स्टील है। इस तरीके की बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? अभी चिपका दिया। और इनका टेम्परेचर इस समय पे क्या है? टी सराउंडिंग के बराबर है। तो ये दोनों क्या है? स्ट्रेट है एकदम, ठीक। इनकी लेंथ हम मान लेते हैं क्या है? एल नॉट है। इनकी लेंथ हम मान लेते हैं क्या है? एल नॉट है। क्या है? एल नॉट है बच्चा, ठीक। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज्ड। अब जब हम टेम्परेचर को करेंगे इंक्रीज, तो हमें क्लियरली पता है क्वेश्चन में कि अल्फा जो एल्यूमिनियम का है वो ज्यादा है अल्फा स्टील से, तो एल्यूमिनियम ज्यादा एक्सपेंड करेगा, तो स्टील की तरफ ही मुड़ जाएगी पूरी की पूरी चीज। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, ये कुछ ऐसा हो जाएगा यार। ऐसा कुछ मुड़ जाएगा ये, ठीक है। ये बना नहीं ठीक से, बट यार ठीक से क्यों नहीं बना? क्योंकि मैंने ये यूज नहीं किया लग रहा है, इसलिए ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक। और इसको अब ऐसे ज्वाइन करो और इसको अब ठीक बना। अब यहां देखो कि ये एक आर्क की तरह का शेप ऐसा ले लेगा, ठीक है। ये आर्क की तरह का शेप ऐसा यहां पर ले लेगा, ऐसा, ठीक। ये एंगल हम मान लेते हैं, ये एंगल क्या है बेटा? ये एंगल थीटा है। एक आर्क बना लेगा, मुड़ के क्या बना लेगा? आर्क बना लेगा। और ये जो है, ये वो बीच की बाउंड्री लाइन, ठीक। मान लेते हैं एल्यूमिनियम का जो थिकनेस है वो क्या था? इसको हम टी ए बोल देते हैं और स्टील के थिकनेस को हम क्या बोलते हैं? टी एस बोल देते हैं, ठीक। इसको टी ए बोल देते हैं और इसको टी एस बोल देते हैं। तो अब हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है यहां से कि एक कुछ एवरेज
रेडियस हमको स्टील की मिल जाएगी और एक एवरेज रेडियस हमको एल्यूमिनियम की मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस विल बी एवरेज रेडियस ऑफ स्टील, ठीक, एंड दिस विल बी एवरेज रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक, इस तरीके से मुड़ जाएगा। अब यहां पे आपको क्लियरली मालूम है कि ये जो लेंथ है, बाहर वाली जो एवरेज लेंथ है, ये बीच वाले का, देखो ये बाहर वाला जो फाइबर होगा ना एल्यूमिनियम का, ये एल, देखो एल्यूमिनियम की लेंथ कितनी हो जाएगी बढ़ने के बाद, हो जाएगी एल नॉट, एल्यूमिनियम की लेंथ हम बता रहे हैं, ठीक है, तो ए एल ए डैश, ये कितनी हो जाएगी एल नॉट 1 प्लस अल्फा ए एल इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया। और स्टील की लेंथ कितनी हो जाएगी सर, हो जाएगी एल नॉट 1 प्लस अल्फा स्टील इंटू डेल्टा टी। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चूंकि ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो चिपकने की वजह से भी इसमें क्या होंगे, कुछ फोर्सेस स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। इसका रिजल्ट ये होगा कि बाहर वाला जो फाइबर है, ये बाहर वाला जो एरिया, जो फाइबर है जहां मैं पेन घुमा रहा हूं, इसका लेंथ इससे थोड़ा ज्यादा होगा और अंदर वाले फाइबर का लेंथ इससे थोड़ा कम होगा। और ये जो बीच वाला फाइबर है, इसका लेंथ जो होगा एग्जैक्टली एल ए डैश के बराबर होगा। सिमिलरली ये बीच वाला फाइबर जो यहां पर होगा, इसका लेंथ क्या होगा, एल एस डैश के बराबर होगा, राइट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से चिपके हैं, तो इनकी वजह से क्या होगा, कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होंगे अंदर वाली सरफेस पे भी और आउटर वाली सरफेस पे भी। ठीक, तो अब हम क्या बोल सकते हैं क्लियरली, यहां से हम क्या बोल सकते हैं सर, इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, आर ए एवरेज, ठीक है, आर ए एवरेज इंटू थीटा, ये आर्क बन गया ना एक सर्कुलर आर्क, इंटू थीटा इज इक्वल टू एल ए डैश, एल ए डैश। ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और आर ए एवरेज इंटू थीटा इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा ए एल इंटू डेल्टा टी। ये एक इक्वेशन आ गई। सेकेंडली, सेकेंड वाले के लिए भी लिख सकते हैं, इस वाले सर्कल पे आर एस एवरेज इंटू थीटा, ये क्या हो जाएगा एल नॉट 1 प्लस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम क्या कर देंगे, दोनों को कर देंगे डिवाइड, दोनों को हम क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। तो जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, डिवाइडिंग बोथ, क्या मिलेगा भाई, हमको डिवाइड कर देंगे तो ये भाई, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो थीटा थीटा से कैंसिल होगा, आर ए एवरेज अपॉन आर एस एवरेज बन जाएगा, आर ए एवरेज अपॉन आर एस एवरेज, थीटा कैंसिल हो जाएगा। और यहां से भी आप देखो एल नॉट और एल नॉट का घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा ए एल डेल्टा टी ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 कर देंगे, दोनों तरफ -1 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, आर ए एवरेज अपॉन आर एस एवरेज -1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा ए एल डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी -1, दोनों तरफ -1 कर दिया। जैसे ही आप -1 करोगे तो क्या मिल जाएगा सर, क्या मिल जाएगा यार, जैसे ही आप -1 करोगे ना दोनों तरफ, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहाँ आर ए एवरेज माइनस आर एस एवरेज अपॉन आर एस एवरेज, ये मिल जाएगा। यहां पे करोगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा ए एल डेल्टा टी माइनस
1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी, ऐसा बन जाएगा। और नीचे पे 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी तो है ही, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखो ये चीज क्या है, आर ए एवरेज अपॉन आर एस एवरेज क्या है। हम मान रहे हैं कि जो थिकनेस है उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया है, इतना ज्यादा हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है कि थिकनेस में बहुत ज्यादा चेंज दिखे। तो ये जो है ना आर एस एवरेज अपॉन आर ए एवरेज क्या है, ये है ये जो मोटाई है, इस मोटाई को ही तो कहोगे आप आर ए एवरेज माइनस आर एस एवरेज, यही मोटाई तो है। ये थिकनेस जो ग्रीन से हमने बनाई है इसको हम डेल्टा टी बोल देते हैं। तो आर ए एवरेज माइनस आर एस एवरेज, यही तो डेल्टा टी है जो थिकनेस हमने बनाई है डायग्राम में। और ये थिकनेस कितनी है भाई, ये इसके बराबर है, इसके मिडिल पॉइंट और इसके मिडिल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बराबर है। यही तो थिकनेस है, क्योंकि हमने माना है कि थिकनेस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ाया कि थिकनेस में चेंज आए। तो ये कितना हो जाएगा सर, सही हो जाएगा टी ए प्लस टी एस बाई टू। ये क्या हो जाएगा, टी ए प्लस टी एस बाई टू, एल्यूमिनियम और स्टील की थिकनेस डिवाइडेड बाई टू। तो यहां पे ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, ये चीज हमने निकाल ली। ये कितनी आ गई सर, टी ए प्लस टी एस डिवाइडेड बाई टू, इतनी आ गई। यहां से आप निकालोगे आर एस एवरेज इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, अल्फा ए एल, ठीक है, माइनस अल्फा एस, ठीक, इंटू डेल्टा टी होल अपॉन 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी, ठीक। यहां से हमको आर एस एवरेज मिल जाएगा। आर एस एवरेज हमको यहां से मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, टी ए प्लस टी एस डिवाइडेड बाई टू इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी होल अपॉन अल्फा ए एल माइनस अल्फा ए एस अल्फा ए एल माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी, ठीक, ये हमको मिल गया। ये क्या मिल गया, आर एस एवरेज। अब इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में ये पुट कर दें तो हमें थीटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये एंगल थीटा हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो फॉर एंगल थीटा पुट इन इक्वेशन 2, पुट कर दो इस चीज को, तो अब क्या बन जाएगा आपको, टी ए प्लस टी एस अपॉन टू इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी अपॉन अल्फा ए एल माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी इंटू थीटा, यही तो है। और ये क्या हो जाएगा, एल नॉट 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी के बराबर इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी के बराबर। इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दिया आर एस की जगह। अब आपको क्लियरली यहां दिख रहा है, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से गया, तो यहां से हमको क्या मिल गया, थीटा, वो जो एंगल है कर्वेचर है वही हमको यहां से मिल गया थीटा। वो कितना मिल गया सर, वो मिल गया 2L नॉट, ठीक, अल्फा ए एल माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है, अपॉन टी ए प्लस टी एस, ये आ गया भाई। तो वो जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से, 2L नॉट अल्फा ए एल माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी, टी ए प्लस टी एस, ठीक। तो आप क्लियरली देख रहे हो थीटा क्या है, सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा टी के, होना भी चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, डेल्टा टी इंक्रीज करते जाओगे, चेंज इन टेम्परेचर, तो थीटा भी बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो क्लियरली दिख भी रहा है, तो ये बहुत ही क्लियर ये चीज आपको दिख गई, ठीक। तो एक्चुअल में तो क्वेश्चन एक ही लाइन का था यहाँ पर, एक्चुअल में तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया था कि ये इस तरफ मुड़ेगा,
ठीक है, ये इस तरफ मुड़ेगा, तो जब ये मुड़ेगा तो ये वाली साइड कौन सी होगी भाई? जब ये मुड़ेगा, जब ये मुड़ेगा तो ये वाली साइड कौन सी होगी भाई? इसको हम क्या कहेंगे? इस वाली साइड को हम क्या कहेंगे? ये साइड होगी कॉनकेव साइड। ये वाली साइड कौन सी होगी? कॉनकेव। और ये साइड कौन सी होगी? कॉन्वेक्स साइड। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि स्टील जो है कहां है? कॉनकेव की तरफ है, और एल्यूमिनियम कहां है? कॉन्वेक्स की तरफ है। तो यहां पे ये हमारा सही हो गया, डी ऑप्शन। पर मैं आपको सिर्फ इतना नहीं बताना चाहता था, मैं आपको ये भी सिखाना चाहता था कि थीटा पूछ लिया जाए एडवांस में, ठीक है, तो आप कैसे सोचोगे, कैसे अप्रोच करोगे। तो ये भाई, ये चीज जो आएगी जेई एडवांस में आएगी। तो यहां से एडवांस का क्या कंटेंट निकल सकता है वो मैं आपको दिखाना चाहता था, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका है। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये ऐसे कैलकुलेशन होगी इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते, क्या बोला? यूनिफॉर्म मेटलिक रॉड रोटेट्स अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक यूनिफॉर्म मेटलिक रॉड है भाई, ठीक, और ये अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया इसका, ठीक। दिस इज हाउ इट इज रोटेटिंग। इस रॉड का मास हम मान लेते हैं m है, लेंथ क्या है? l है, ठीक, विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक, ओमेगा नॉट। तो इस वक्त इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एल आई। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? होगा सर आई इनिशियल इंटू ओमेगा नॉट। आई इनिशियल क्या है सर? एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा नॉट। ये क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम इनिशियल हो गया, ठीक, ये हमने लिखी है। अब क्या बोल रहा है? अब ये क्या बोल रहा है? इफ इट इज हीटेड यूनिफॉर्मली। अब इसको हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया। टू रेज इट्स टेम्परेचर स्लाइटली। इसको हमने हीट करके इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो लेंथ जो टेम्परेचर बढ़ाने पे आएगी, ठीक है, जिसको हम एल एफ लिख देते हैं, वो क्या आएगी सर? एल इंटू 1+α डेल्टा टी। और यहां पे लिखा हुआ टेम्परेचर स्लाइटली, तो डेल्टा टी इज स्मॉल। इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी क्या है? स्मॉल है। स्मॉल नहीं, वेरी स्मॉल है। तो आप स्लाइटली अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ में क्या आ जाएगा? फर्क आ जाएगा। मास में कोई फर्क तो नहीं आएगा। अब जब लेंथ में फर्क आ जाएगा तो इसका जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा सर? m इंटू एल एफ स्क्वायर बाई 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। m बाई 12 तो जैसा कहा है वैसे ही लिखो। एल एफ की जगह क्या हो जाएगा? l 1+α डेल्टा टी स्क्वायर। इसको आप खोल लो ब्रैकेट को, तो हो जाएगा m बाई 12, ये हो जाएगा l स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट को जब आप खोलोगे तो क्या आएगा? 1+α स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2α डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब हमको मालूम है, अब हमको एक बात मालूम है। क्या मालूम है सर?
हमको ये बात मालूम है कि यूजली जो अल्फा होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, वो स्मॉल वैल्यू होती है अल्फा की। और आप अल्फा का भी स्क्वायर कर रहे हो, डेल्टा टी भी स्मॉल था, उसका भी स्क्वायर करो, तो दो बहुत छोटी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही छोटी टर्म हो जाएगी। अल्फा स्क्वायर वैसे ही छोटी टर्म है, डेल्टा टी भी वैसे ही छोटी टर्म है, फिर उनका हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, वेरी छोटी हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर दें, इग्नोर कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में। तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे भाई। तो हमको फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब आपको क्लियरली ये चीज दिख रही है, क्या दिख रही है कि आई फाइनल जो है क्या है, बड़ा है आई इनिशियल से। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म है 2 अल्फा डेल्टा टी ऐड हो रहा है इसमें। तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाओगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओमेगा विल डिक्रीज, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, कोई टॉर्क उसमें लग नहीं रहा है। तो अगर आप आई को बढ़ाओगे तो ओमेगा विल डिक्रीज, ओमेगा विल डिक्रीज। तो आप यहां पे लिख भी सकते हो इक्वेशन क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 12 इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू ओमेगा एफ। तो यहाँ पे ml स्क्वायर बाय टाइम कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ से ओमेगा एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम विल डिक्रीज, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। तो हमने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दी, ठीक है। तो ओमेगा क्या क्या होगा, कम होगा, राइट। तो स्पीड ऑफ रोटेशन विल डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है भाई, इसमें भाई एक कंसेप्ट पहले आपको बता देता हूं मैं, ठीक, कंसेप्ट बता देते हैं भाई, ठीक। दो हमारे पास स्केल होती हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड की स्केल होती है और एक डिग्री फ़ारेनहाइट की स्केल होती है, या तीनों ले लेते हैं। एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट की स्केल और एक होती है केल्विन की स्केल। अब हमें मालूम है कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और हम हाईएस्ट पॉइंट क्या लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। यस सर। इसका हम लोएस्ट क्या लेते हैं सर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं, और इसका हाईएस्ट क्या लेते हैं सर, वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 ही होता है ना। एक मिनट, लेट मी चेक, है ना। हाँ 212 ही होता है, ठीक है भाई। और यहाँ पर लोएस्ट कितना होता है भाई, यहाँ होता है 273 केल्विन, और यहाँ हाईएस्ट कितना होता है 373। मतलब लोएस्ट हाईएस्ट का मतलब क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, ये मेल्टिंग पॉइंट है आइस का फ़ारेनहाइट की स्केल में, और ये मेल्टिंग पॉइंट है आइस का केल्विन की स्केल में। ये बॉइलिंग पॉइंट है आइस का सेल्सियस स्केल में, ये बॉइलिंग पॉइंट है आइस का फ़ारेनहाइट की स्केल में, और ये बॉइलिंग पॉइंट है आइस का केल्विन की स्केल में। हाईएस्ट और लोएस्ट का मतलब ये है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका, आइस का, किसका, आइस का। अब आपको मान लेते हैं कोई, इसमें आपको इक्वेशन लिखनी है, राइट। इसको आपको मान लेते हैं कि कुछ सी फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर आपको पता है कि भाई सी डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एफ मान लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में है, और के किस में है, केल्विन स्केल में। तो हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन, देखना आप समझ रहे हो। मान लेते हैं आपसे बोला जाए कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अब आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में। तो उसके लिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखना। 30 को हमने यहाँ पे सी लिख दिया है, 30 को हमने किससे डिनोट कर दिया, सी से डिनोट कर दिया। तो कैसे लिखेंगे, देखना, सी माइनस इसका जो लोएस्ट है या मेल्टिंग पॉइंट वाला,
पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल टू एफ माइनस इसका जो लोएस्ट है, इसका लोएस्ट कितना है 32 अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक, इज इक्वल टू के माइनस इसका लोएस्ट कितना है 273 अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बोलो या बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, कैसे लिखते हैं भाई, टी टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। इस तरीके से स्केल का टेम्परेचर का डिवीजन लिखा जाता है। अब मान लेते हैं आपको फॉर एग्जांपल, आपको मान लीजिए कि आपको कुछ मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट और केल्विन में, तो 40 डिग्री सेल्सियस आप इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो यहां पे क्या हो जाएगा 40 माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू के माइनस 273 अपॉन 100। यहां से आपको एफ मिल जाएगा और के मिल जाएगा, आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। यह है कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट आप किसी भी हाइपोथेटिकल स्केल पे लगा सकते हो जो क्वेश्चन की मांग है। इस क्वेश्चन की मांग, इस क्वेश्चन में दो स्केल बोली है, एक डिग्री ए है एक डिग्री बी है, कोई हाइपोथेटिकल स्केल बना दी, तो आप क्या करोगे, आप जैसा अभी बताया वैसा काम करोगे। दो स्केल हमने बना दी, एक डिग्री ए एक डिग्री बी, ठीक है सर। फिर क्या करोगे सर, फिर आपने बताया था कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो लिखेंगे, ठीक है सर। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे दोनों स्केल में, दोनों स्केल में ऐसे करके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे। आपको इस ग्राफ से पढ़ के सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही लिखना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहां देखना, अब यहां देखना, ठीक है, अब यहां देखना, ठीक, ये देखो, ठीक, ये बॉइलिंग पॉइंट है, इस स्केल का ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक, इस स्केल का ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और डेल्टा टी ए क्या दिखा रहा है, ये चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर इस स्केल का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 है और डेल्टा टी ए क्या दिखा रहा है, चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, कि कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा सर, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा इस वाली स्केल में कितना, 0 डिग्री बी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि बी वाले के लिए, क्योंकि यहां पे आप देखो टेम्परेचर इन डिग्री बी है, तो यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री बी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 0 डिग्री बी। यस सर, क्यों, क्योंकि यहां पे डेल्टा टी बी कितना दिया, ये टी बी है 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है सर। अब यहां देखो, यहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका, ए में, पर डेल्टा टी ए कितना दिया, डेल्टा टी ए का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहां डेल्टा टी ए किस बात को दिखा रहा है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, तो ये वाला टेम्परेचर कितना हो जाएगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट 180 है और 150 बढ़ाना पड़ा तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री ए हो जाएगा। तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 180 डिग्री ए और मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 30 डिग्री ए। तो बस अब क्या करोगे, वही वाला तरीका लगा दोगे इसमें और हम अपना इक्वेशन लिख लेंगे। टी ए माइनस इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है 30 अपॉन बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग 180 माइनस 30 जो पिछले बार किया था, इज इक्वल टू टी बी माइनस इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 अपॉन बॉइलिंग माइनस मेल्टिंग, तो 100 माइनस 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टी ए माइनस 30 अपॉन 150 इज इक्वल टू टी बी अपॉन 100। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। इस ग्राफ से आपको रीड करके
टी ए और टी बी की वैल्यू, मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ही आपको डिसाइफर करनी थी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बस दैट्स इट। ठीक। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखा रहा है कि ये वाली इक्वेशन, ये वाला जो मेथड है वो लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि लीनियरली वेरी कर रहा है। तो ये जो हमने मेथड आपको बताया लिखने का, ये कब हम अप्लाई कर सकते हैं? जब लीनियर वेरिएशन है। क्या है? लीनियर वेरिएशन है। जब लीनियर वेरिएशन होता है तब ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लीनियर वेरिएशन। अब चूंकि लीनियर वेरिएशन है तो हमने ये मेथड अप्लाई कर दिया, लिख दिया। ठीक, आसान सवाल था, बेसिक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है भाई? नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि एन एल्यूमिनियम स्फीयर इज डिप्ड इनटू वाटर। तो क्या होगा? अब यहां पे देखो पानी है ये, ठीक है, ब्लू है पानी, पानी तो यहाँ पे हमने ग्रीन बना दिया। ठीक है भाई, हमने ग्रीन बना दिया, तो इसको स्फीयर को हम ऐसे कर लेते हैं, ये पानी है सर। अब बात किसकी हो रही है क्वेश्चन में? सर बात हो रही है सभी में किसकी बात हो रही है? बायोन्सी की, बायोन्सी की, बायोन्सी की, बायोन्सी की। तो मतलब बायोन्सी पे चर्चा करना है, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं कि इस स्फीयर का डेंसिटी क्या है? रो एस है, और वाटर का डेंसिटी क्या है? रो डब्ल्यू है। ठीक, तो स्फीयर का वेट क्या होगा? स्फीयर का वेट क्या होगा? स्फीयर का वेट क्या होगा? ठीक है, एल्यूमिनियम स्फीयर इज डिप्ड इनटू वाटर। ठीक है, बताओ भाई। ठीक, तो इस स्फीयर का वेट नीचे की ओर लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक, इस स्फीयर का वेट क्या लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। वो कितना होगा सर? वेट कितना होगा? तो वेट होगा सर m इंटू जी। मास कितना होगा सर? मान लेते हैं स्फीयर का पूरा वॉल्यूम क्या है? वी एस है, तो ये क्या हो जाएगा? वी एस इंटू रो एस इंटू जी, इतना इसका वेट लगेगा। ठीक, अब ये जो स्फीयर है, इसका जो ये वेट नीचे की ओर लग रहा है, इसको बैलेंस कौन करेगा भाई? इसको बैलेंस करेगा बायोंट फोर्स। ठीक, ये मान लेते हैं कि ये इतना वॉल्यूम जो है, ठीक है, वी सबमर्ज्ड, मान लेते हैं कि वी वॉल्यूम इसका क्या है? सबमर्ज्ड है पानी के अंदर। तो इतना जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है पानी के अंदर, उतना ही वॉल्यूम वेट का क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, और उतने वेट के करस्पॉन्डिंग क्या लगेगा? बायोंट फोर्स लगेगा। एफ बी कितना हो जाएगा सर? एफ बी हो जाएगा वी सबमर्ज्ड, जितना उसका डूबा हुआ है, इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। यस सर। और ये पूरा का पूरा चीज, ये पूरा का पूरा चीज क्या है? ये पूरा का पूरा चीज वेट को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं वी सबमर्ज्ड इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इज इक्वल टू वी एस इंटू रो एस इंटू जी। तो ये क्या करेगा? वेट को बैलेंस करेगा, और ये जो स्फीयर है इस पे क्या होगा? तैरेगा। ये स्फीयर पे क्या होगा? तैरेगा। ठीक है, स्फीयर इस पे क्या करेगा? तैरेगा। राइट। ठीक, अब आपको ध्यान देना है। अब मैं जो बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना है। ठीक है, ठीक। अब यहां एक वर्ड यूज किया गया है, डिप्ड। अब डिप्ड का मतलब क्या होगा? सोचो जरा। डिप किया गया है, राइट? तो ये जो स्फीयर है, क्या ये वाटर पे फ्लोट हो रहा है? ठीक, या ये स्फीयर पूरी तरीके से डूब चुका है? ठीक है, अंदर सबमर्ज, मतलब पूरी तरीके से डूब चुका है, संक हो चुका है, सिंक हो चुका है। तो यहां पे दो केस बनेंगे भाई।
क्या बनेंगे, दो केस बनेंगे। ठीक, पहला बनेगा केस वन, क्या, स्फीयर इज फ्लोटिंग। अगर स्फीयर फ्लोट हो रहा है, अगर स्फीयर फ्लोट हो रहा है तो जितना भी ये बायोंट फोर्स लगेगा, ये बायोंट फोर्स जितना भी लगेगा ये उसके वेट के बराबर होगा। ये वेट जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो ये जो बायोंट फोर्स है ये भी क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो बायोंट फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा अगर ये डूब नहीं रहा है तो, क्योंकि जो बायोंट फोर्स है उसके वेट के बराबर ही लगेगा और वेट तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, अब एक केस सेकंड है यहां पर, एक केस यहां पर सेकंड बनेगा, इफ स्फीयर इज सबमर्ज्ड। अब अगर स्फीयर सबमर्ज हो चुका है, अब अगर स्फीयर सबमर्ज हो चुका है तो बायोंट फोर्स क्या होगा, बायोंट फोर्स ऑब्वियस सी बात है वेट से कम लग रहा होगा। ठीक, तभी वो सबमर्ज हुआ है, तो बायोंट फोर्स क्या होगा, पूरा स्फीयर का वेट। यहां पे ध्यान देना, यहां पे मैंने सबमर्ज लिखा हो, जितना डूबा हुआ है उतना इस वाले केस में। अब यहां क्या है, स्फीयर, क्योंकि पूरा डूब चुका है तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम इंटू रो डब्ल्यू, वाटर की डेंसिटी, इंटू जी। अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दो। अब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम मान के चल रहे हैं, अब हम टेम्परेचर कहां से बढ़ा रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के हम 4 डिग्री तक लेके आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब वाटर की डेंसिटी बढ़ती है, वाटर की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और स्फीयर का जो अल्फा है वो बहुत छोटा है, ठीक है, अल्फा जो स्फीयर का है, क्योंकि स्फीयर एक मेटल है और मेटल का जो अल्फा होता है वो स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है बल्कि। तो वॉल्यूम जो स्फीयर का होगा वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो अगर डेंसिटी बढ़ेगी वाटर की 0 से 4 डिग्री पे आने पे, तो ऑब्वियस सी बात है बायोंट फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, रो बढ़ा तो बायोंट फोर्स भी बढ़ा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं भाई। बायोन्सी विल बी लेस इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देन इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम होगी बायोन्सी 4 डिग्री से, ये बात सही है। बायोन्सी विल बी मोर एट 0 डिग्री देन एट वाटर, ये गलत है। बायोन्सी विल बी सेम एज इन वाटर, ये बात सही हो सकती है कब, अगर स्फीयर क्या है, फ्लोटिंग है। और ये बात सही हो सकती है कब, अगर स्फीयर कब हो गई, स्फीयर सिंक हो गई। क्योंकि अगर स्फीयर फ्लोटिंग है, अगर डूब नहीं रही है, तो बायोन्सी तो उतनी ही लगेगी ना जितना उस स्फीयर का वेट होगा। ठीक है, बायोन्सी उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इस वाले केस में जब स्फीयर फ्लोट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी ऑफ वाटर बढ़ेगी, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड कम हो जाएगा इस केस में। इस केस में जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बायोन्सी तो उतनी ही लगेगी ना भाई। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ए और सी, इसमें दो, अच्छा बायोन्सी में भी मोर और लेस डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ स्फीयर, नहीं ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एकदम गलत है, तो बी और सी तो एकदम गलत है। अब ए और सी सही हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि स्फीयर सिंक हो रहा है कि फ्लोट हो रहा है, कि सिचुएशन कैसी है, राइट, सिंक हो रहा है कि फ्लोट हो रहा है, उस हिसाब से ए और सी सही या गलत हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक, अब यहां पे जो डिप्ड है वर्ड, इसको कैसे इंटरप्रेट किया गया है उसके हिसाब से आंसर डिपेंड करता है। एनसीईआरटी वालों ने डिप का जो केस है वो ये वाला केस लिया है, एनसीईआरटी वालों ने, कि डिप मतलब पूरा सबमर्ज हो गया, तो उन्होंने क्या दिया आंसर, सी दिया हुआ, ओनली सी। ठीक,
नहीं सॉरी, हाँ, उन्होंने आंसर दिया है ओनली ए। ये किसने दिया? एनसीईआरटी वालों ने दिया। ठीक, ए दिया आंसर। बट इसका आंसर सी भी हो सकता है, अगर ये जो स्फीयर है डूब नहीं रहा है तो। ठीक है भाई, आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि ए और सी मेरे मैं दे रहा हूं आंसर, क्योंकि दोनों पॉसिबल है। पर एनसीईआरटी वालों ने क्या दिया है? ओनली ए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। लॉजिक आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब क्या बोल रहा है? एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये कंपाउंड पेंडुलम की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड हम कंपाउंड पेंडुलम की बात ही कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम मेटल से बना होगा, मेटल क्या होगा? एक्सपेंड होगा। स्ट्रिंग से जो पेंडुलम टका हुआ है उसकी हम बात थोड़ी कर सकते हैं, है ना? तो मान लेते हैं एक रॉड वाला सीन केस हम मान लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक बॉब लगा हुआ है। बड़ा अच्छा सवाल है ये। ठीक है, अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं इस रॉड का मास स्मॉल एम है और इसका लेंथ क्या है? एल है। और इस बॉब का मास क्या है? कैपिटल एम है। और इसकी रेडियस क्या है? आर है। ठीक, इसकी रेडियस क्या है? आर है। ठीक, ठीक, ठीक है भाई। और इसको अभी के लिए हम मान लेते हैं कि क्या है? सॉलिड स्फीयर है, राइट? ऐसा हम मान लेते हैं अभी के लिए। अब क्या होगा? अब यहां ध्यान से देखना भाई, इसका बहुत अच्छा एनालिसिस मैं बता रहा हूं, राइट? अब यहां से एक फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा, और एक फोर्स यहां भी लगेगा। यहां पे एक mg नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और यहां पे कैपिटल mg नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। ये वाला फोर्स, ये जो पॉइंट O है, इसके अबाउट टॉर्क प्रोवाइड करेगा। ठीक, और ये वाला फोर्स भी उसके अबाउट टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और दोनों ही कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट O, टॉर्क अबाउट O कैसे लिखोगे? सर टॉर्क अबाउट O लिखने के लिए हमको एक चीज देखनी पड़ेगी। क्या? इसके कंपोनेंट mg का, ये मान लेते हैं थीटा एंगल है, तो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा सर? ये थीटा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा स्मॉल mg cos थीटा। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैपिटल mg cos थीटा। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ कितना कंपोनेंट हो जाएगा सर? हो जाएगा स्मॉल mg sin थीटा। और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कैपिटल mg sin थीटा। ठीक है सर, इतना हो जाएगा। अब हमको एक बात मालूम है, क्या? इस वाले कंपोनेंट का कोई टॉर्क नहीं आएगा, इसका भी कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो टॉर्क अबाउट वो लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इसको टाउ से दिखा देते हैं। कितना होगा सर? वो हो जाएगा स्मॉल mg sin थीटा, ठीक है, इनटू L/2, क्योंकि ये मिडिल पे लग रहा है। और ये कितना हो जाएगा? प्लस कैपिटल mg sin थीटा इनटू L+r। भाई ये L तो यहां तक था, रेडियस r है, तो L+r हो जाएगा। अब इफ थीटा इज स्मॉल, क्योंकि हम SHM में क्या क्या लेते हैं कि थीटा हम छोटा लेते हैं, छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? लगभग थीटा के बराबर रख सकते हैं। तो टॉर्क क्या बन जाएगा? mg इंटू थीटा। ठीक है, या हम इसको g इंटू थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। g इंटू थीटा, अंदर क्या बचेगा? m इंटू L/2 प्लस कैपिटल M इंटू L+r, इतना बचेगा भाई।
ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इस सिस्टम का हमको क्या लिखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, ओ के अबाउट। क्यों, अल्टीमेटली भाई हमको टाउ टाउ या टी, ठीक है, इसको कैपिटल टी से भी दिखाते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाना है ना भाई, माइनस आई अल्फा, क्योंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा किसका, सिस्टम का। तो आसान है भाई, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के आउट क्या होता है, ml²/3। और इस स्फीयर का लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M r²/5 प्लस ml², बस। ये इस पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ये सिस्टम का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, m/3 प्लस कैपिटल M इंटू L² प्लस 2mr²/5। तो हम अब यहाँ पे T इज इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे। ये सब आपने कहाँ पढ़ा हुआ है बेटा, SHM में। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लोगे, है ना। तो हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू माइनस आई अल्फा। माइनस क्यों है, क्योंकि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाउ की वैल्यू क्या है, टॉर्क की वैल्यू क्या है, ये हमने निकाली जी थीटा, ठीक है, इंटू ml/2 स्मॉल m ml/2 प्लस, ठीक है, प्लस कैपिटल L प्लस R इज इक्वल टू माइनस आई, कितना है सर, आई है m/3 प्लस कैपिटल M इंटू L², ठीक है, प्लस 2/5 mr²। ठीक है भाई, इतना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, इंटू अल्फा को हम लिखेंगे d² θ/dt²। क्लियरली आपको दिख रहा है, SHM की इक्वेशन बन गई है। तो ये कैसे बन जाएगी भाई, d² θ/dt² इज इक्वल टू माइनस g इंटू स्मॉल ml/2 प्लस कैपिटल M L प्लस R, ठीक, बाई, ये नीचे आएगा तो हो जाएगा स्मॉल m/3 प्लस कैपिटल M, ठीक, L² प्लस 2/5 mr² इंटू थीटा। ये हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ω²। ये हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ω², राइट। तो आप सीधा सीधा आप यहां से क्लियरली देख सकते हो, क्या देख सकते हो भाई, क्लियरली आप क्या देख सकते हो कि ऊपर नीचे से L हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √ऑफ, ठीक है, √ऑफ जी। फिर यहां से L कॉमन निकाला तो हो जाएगा स्मॉल m/2 प्लस कैपिटल M 1 प्लस R/L, ठीक, ठीक है। और यहां से आप कॉमन निकालोगे क्या, यहां से भी आप L² कॉमन निकालोगे, राइट। तो ये बन जाएगा अंदर m/3 प्लस कैपिटल M प्लस 2/5 कैपिटल M R/L का स्क्वायर। ये बन गया ओमेगा। और टाइम पीरियड लिखने के लिए हम क्या कर देंगे, 2π/ω कर देंगे। वो हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमें ओमेगा से ही डील कर लेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखना है आपको, राइट। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक, टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, बात हो रही है टेम्परेचर की, ठीक, टेम्परेचर को बढ़ाया गया, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की बात हो रही है, राइट। तो क्या बोल रहा है, इंक्रीजेस एज इज इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेस। अब हम ये इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे थे, एक तो इफेक्टिव लेंथ की बात हुई है और दूसरा हुई है इसमें सेंटर ऑफ मास की बात भी हुई है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास स्टिल रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ बॉब,
फिर बोलता है डिक्रीजेस एज इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेस, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ बॉब। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बॉब पे रहेगा, ठीक। और इंक्रीजेस एज इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेस, बट ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास बिलो द सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। और डिक्रीज सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की बात हुई है, राइट। इसलिए हम ये पूरा तामझाम हमने लिखा है उसी बात को समझने के लिए कि सेंटर ऑफ मास का क्या हो रहा होगा, राइट। ठीक। अब हम सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर सोचें, अगर हम सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर सोचें तो इसमें, इस पूरी की पूरी सिस्टम में, ठीक, जो ये रॉड है इसका जो मास है उसको हम इग्नोर करें कि नहीं करें, हमको पहले ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया कि जो बॉब है इसका जो ये जो रॉड है, देखो बॉब का तो कोई ना कोई मास होगा, उसको तो हम इग्नोर, क्योंकि फिर तो एसएचएम ही नहीं होगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। तो बॉब के मास को तो इग्नोर नहीं कर सकते, पर रॉड के मास को हम काउंट करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब आप यहां पे देखो क्लियरली, जो सेंटर ऑफ मास है उसका क्या होगा, आप ये देखो। तो हम सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, राइट, एक बार के लिए। तो सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए, सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 0,0 बना लेते हैं, ठीक। और कुछ देर के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ मास सोचने के लिए बस। तो ये वाला बॉब का रेडियस, बॉब का जो सेंटर होगा वो कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा सर L प्लस आर पे। और इसका सेंटर कहां हो जाएगा सर, वो हो जाएगा L/2 पे। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम क्या क्या हो जाएगा भाई, COM सिस्टम। वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा स्मॉल m, ठीक, इंटू L/2 प्लस, ठीक, कैपिटल M इंटू L प्लस आर, ठीक, होल अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये अब आप यहां क्लियरली देखो कि ये वैल्यू अब क्या हो सकती है, आपको ये सोचना है, ठीक, आपको ये सोचना है, राइट। अब आप बताओ, ऑप्शन पढ़ना है आपको, राइट, ठीक, ठीक है। तो बोला लेंथ, अब पहला ऑप्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीजेस इवन दो, इंक्रीजेस एज इट्स इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेस इवन दो इट्स सेंटर ऑफ मास स्टिल रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ बॉब, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बॉब पे ही रहेगा, मतलब ये वाली चीज जो है, ये सेंटर ऑफ मास जो है ये L प्लस आर है पहले केस के लिए, वो ये बोल रहा है, ठीक, पहले केस में ये L प्लस आर है। अब ये L प्लस आर कब आ सकता है, जब यहां पे ये क्या कर ले, M को निगलेक्ट कर दे। अगर M को निगलेक्ट कर दिया जाएगा तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, इफ M इज निगलेक्ट, ठीक। तो पहले ऑप्शन में क्योंकि वो बोल रहा है सेंटर ऑफ मास मूव नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, M को निगलेक्ट कर लिया। अब जब M को निगलेक्ट किया तो ओमेगा के साथ क्या होगा वो सोचना है, ठीक है। तो ओमेगा लिख लेते हैं, फिर से जो हमारा आया था उसको लिख लेते हैं। तो ओमेगा हमारा क्या आया था भाई, ओमेगा हमारा आया था अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा, GL, ठीक, इंटू M/2, ठीक, प्लस कैपिटल M, ठीक, इंटू 1 प्लस R/L, ठीक है, अपॉन, ठीक है, क्या बोल रहा है, L स्क्वायर, ठीक है, इंटू इंटू, ठीक है, M/3 प्लस M, ठीक है, प्लस 2/5, ठीक है ना, कैपिटल M इंटू R/L का स्क्वायर, ये है, क्या आया था।
अब हमने क्या किया है कि स्मॉल m को यहाँ निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि पहले में क्या बोल रहा है, पहले ऑप्शन को हम जज कर रहे हैं कि पहले ऑप्शन बोला कि सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन में है, तो तभी हो सकता है जब आप स्मॉल m को निगलेक्ट कर दो, मतलब जो रॉड है उसकी मास को आप निगलेक्ट कर दो, तो पूरा सेंटर ऑफ मास बॉब के सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर ले रहे हैं, निगलेक्ट कर ले रहे हैं, इसको हम क्या कर ले रहे हैं, निगलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम निगलेक्ट कर ले रहे हैं। और जैसे ही आप निगलेक्ट करोगे तो देखो यहां से m m m कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आपके पास क्या बचेगा भाई, आपके पास क्या बचेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी इस केस में, अब यहाँ एक एल से एक एल भी काटो तो जी, ठीक है, ऊपर क्या बच रहा है, 1+r/l होल अपॉन l इंटू 2/5, ठीक है, इंटू r/l का स्क्वायर प्लस 1, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ठीक। अब यहां आप क्लियरली देख सकते हो, क्या देख सकते हो, कि जो ओमेगा है भाई, जी तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, जी क्या है, कांस्टेंट है, राइट। अब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, क्लियरली, ठीक। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एल बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, एल बढ़ेगा, राइट, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एल बढ़ेगा, ठीक। r/l का क्या होगा, सोचो जरा, तो यहां पे क्या बोला भाई, पेंडलम बना हुआ है, अब मटेरियल कुछ बोला नहीं, तो हम मान लेते हैं सेम मटेरियल के बने, ठीक है, तो आर एट टेम्परेचर टी क्या होगा सर, वो हो जाएगा आर नॉट, ये आर हम कह लो अकेला, इंटू 1+α_t, और एल एट टेम्परेचर टी क्या हो जाएगा, आर एल 1+α_t, तो r/l क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन एल टी क्या हो जाएगा, वो r/l के बराबर ही रहेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रेशियो चेंज नहीं होगा, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कांस्टेंट रहेगा। तो ओमेगा किस पे डिपेंड करने लगेगा, एल पर, ओमेगा किसका फंक्शन बन जाएगा, एल का, और टेम्परेचर बढ़ाने पे एल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। टाइम क्या होता है, 2π/ओमेगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज, तो टाइम पीरियड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है, ठीक है, कि टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ये वाला ऑब्वियस सी बात उल्टा लिखा हुआ है तो गलत हो गया। अब यहां बोल रहा है कि इंक्रीजेस एज इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास बिलो द सेंटर ऑफ बॉब, ठीक। अब आप क्लियरली आप देख सकते हो इस इक्वेशन से कि जब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, देखिए दो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये m1, ये m2, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये इनकी लाइन के, लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है उसके अलोंग कहीं बीच में ही आता है, हमेशा हमेशा, ठीक, ऑलवेज देयर विल बी सम पॉइंट, या तो इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे लाई कर जाएगा, अगर दूसरे का मास नेग्लिजिबल मान ले, जैसा हमने यहाँ किया, इसको निगलेक्ट कर दिया तो l+r आ गया, या इनके बीच में लाई करेगा। ये क्या बोल रहा है, शिफ्टिंग सेंटर ऑफ मास बिलो, ये तो हो ही नहीं सकता ना यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके बिलो तो जा ही नहीं सकता, इसके और इसके बीच में ही सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में ही सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा, इसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता ना भाई, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, डिक्रीजेस एज इफेक्टिव लेंथ रिमेन सेम बट द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट अबव द सेंटर ऑफ बॉब। अब यहां पे देखो डी ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ रिमेन सेम, ठीक है, अभी यहां हमने बताया था कि एम को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर दे रहे हैं मान लो, ठीक है, एम को हमने क्या किया, निगलेक्ट किया, ठीक है, पिछले वाले केस में, राइट। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड्स
शिफ्ट्स अबव द सेंटर ऑफ बॉब। ठीक है, ये बोल रहा है शिफ्ट्स अबव द सेंटर ऑफ बॉब। ठीक, अब बॉब के सेंटर के अबव कब शिफ्ट हो सकता है सेंटर ऑफ मास, हो सकता है क्या? तो चलो भाई, सेंटर ऑफ मास ये होता है, ये हमने लिखा था राइट। इसमें m ज्यादा बड़ा है और यहाँ m दूर भी है, l प्लस आर पर है, मतलब m का मैग्नीट्यूड भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑब्वियस सी बात है ये वाला टर्म बढ़ेगा, और m बड़ा है तो m इंटू एल बड़ा टर्म ज्यादा बड़ा होगा राइट। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर मास की तरफ ही रहेगा। तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती ना, सेंटर ऑफ मास अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेंटर ऑफ मास कैपिटल M बड़े वाले मास की तरफ ही जाएगा। तो ये तो बोल रहा उल्टा हो जाएगा भाई, रॉड के मास की तरफ कैसे पहुंच जाएगा, है ना। अजम्पशन क्या है, कुछ नहीं बोला है तो हम मान के चल रहे हैं बॉब का मास क्या है, वेरी ग्रेटर देन किसके, रॉड के मास के से बड़ा है। ठीक, आइडियल केस में ऐसे ही होता है ना कि एक रस्सी से आप लटकाए होते हो, है ना। तो ये चीज हो नहीं सकती, तो ये भी गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इफेक्टिव लेंथ विल इंक्रीज, इफेक्टिव लेंथ विल इंक्रीज। ये पूरा एनालिसिस इसका था, आई होप आपको समझ आया। ठीक, तो ये मैंने पूरा टाइम पीरियड वगैरह निकाल के आपको दिखा दिया, जिसमें आपको टाइम पीरियड लिखने का और इक्वेशन लिखने का भी समझ आए कि कैसे लिखते हैं राइट। ठीक, अब क्या बोल रहा है, हीट एसोसिएटेड विद, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो एयर होती है उसकी जो हीट होती है, उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक, ठीक है, उसी को इस क्वेश्चन में हीट से डिनोट किया गया है। ये इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट होती है, इंटरनल एनर्जी होती है राइट। तो ये चीज सही है। एयर में ऑर्डरली मोशन कभी नहीं होता, ऑर्डरली मोशन नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, ऑर्डरली मोशन नहीं होता, ये भी गलत है। ऑर्डरली मोशन नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है, ये आंसर हो गया आसान। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अ स्फीयर एट टेम्परेचर T इज R, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा। ठीक है, फिर उसका टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ा दिया गया, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम बताना है। तो यह तो आपने क्लास में भी किया था। अगर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन 2 अल्फा होता है, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 3 अल्फा होता है। इसी का यूज होना है। ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया है कि डेल्टा वी क्या होगा, तो ये जाएगा, इसको किससे डिनोट करते हैं, गामा से राइट। तो वी गामा डेल्टा टी, वी क्या हो जाएगा 4/3 पाई, ठीक है, आर क्यूब। गामा क्या हो जाएगा 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 पाई आर क्यूब इंटू अल्फा डेल्टा टी, ये बन गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, इतना वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल था। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, वी गामा डेल्टा टी। गामा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक, ऐसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को किससे, बीटा से दिखाते हैं। ठीक, इसको किससे दिखाते हैं, बीटा से। ठीक, तो ये आगे बढ़ते हैं, ये तो छोटी सी चीज थी राइट। यस, अब यहां पे आया है एक स्फीयर, अ क्यूब एंड अ थिन प्लेट, ऑल ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास। तो सेम मटेरियल और सेम मास, मतलब दोनों, सबकी वॉल्यूम क्या है, सेम है। इससे हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम इज सेम। सेम मटेरियल का मतलब होता है डेंसिटी भी सेम है, सेम मास का मतलब होता है मास भी सेम, राइट। तो वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब चूंकि मास सेम है, डेंसिटी सेम है सबका, तो वॉल्यूम भी सेम है। ठीक, ठीक है।
अब इनिशियली उनको हीट कर दिया गया टू सेम हाई टेम्परेचर, एक सेम टेम्परेचर तक इनको हीट कर दिया गया। तो हमें बताना है कौन जल्दी ठंडा होगा, राइट। ठीक है भाई, तो सबका मान लेते हैं वॉल्यूम V है, सबका मान लेते हैं वॉल्यूम V है। लेट्स अज्यूम कि सबका वॉल्यूम क्या है, V है। तो सबसे पहले हम प्लेट का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, प्लेट, प्लेट की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम प्लेट की बात करते हैं, ठीक। तो प्लेट जो है कुछ ऐसी होगी, लाइक दिस, ठीक, ऐसी होगी प्लेट। इसकी थिकनेस कुछ T रही होगी, इसकी रेडियस कुछ R रही होगी, ठीक। तो प्लेट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू V, राइट। तो यहां से हमको R स्क्वायर मिल गया, V अपॉन पाई टी, ठीक। तो यहां से हमको रेडियस ऑफ प्लेट मिल गया, या RP कह लो इसको, रेडियस ऑफ प्लेट मिल गया, अंडर रूट ऑफ V अपॉन पाई टी। तो सरफेस एरिया जिससे ये ठंडा होगा वो कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। क्यों, ये पाई R स्क्वायर ऊपर वाला एरिया, पाई R स्क्वायर नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो 2 पाई RP का स्क्वायर प्लस ये साइड वाला एरिया भी लिख लो ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई R इंटू टी। ये क्या है, एक सिलेंडर ही तो है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R इंटू टी, इतना होता है। अब R स्क्वायर की जगह क्या है, V अपॉन पाई टी, तो यहाँ पुट कर दो, तो 2 पाई इंटू V अपॉन पाई टी प्लस 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ V अपॉन पाई टी इंटू टी, ये कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 2V अपॉन टी प्लस ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू, अब यहाँ देखना ये अंडर रूट पाई से एक ये अंडर रूट हो जाएगा और टी से ये अंडर रूट हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ पाई इंटू वी टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एरिया सरफेस का, ठीक। दिस विल बी द सरफेस एरिया। क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जो सरफेस एरिया है ये फंक्शन किसका है, उसकी थिकनेस का। ये जो कॉइन है या प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी होगी उस पर ये डिपेंड कर रहा है, ये हमको यहां से पता चल गया, राइट। अब हम नेक्स्ट करते हैं, राइट, नेक्स्ट करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इतना एनालिसिस करके इसका छोड़ देते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन में कहीं यूज हो पाएगा कि नहीं। नेक्स्ट किसकी बात हो रही है, स्फीयर की बात हो रही है। अब जब स्फीयर की बात हो रही है तो यहां बना लेते हैं स्फीयर, स्फीयर के रेडियस मान लेते हैं कुछ है R, ठीक, RS स्फीयर की रेडियस है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा V, वॉल्यूम तो सेम था ना मटेरियल का, ये हो जाएगा 4/3 पाई RS का क्यूब। तो यहां से हमको मिल गया RS का क्यूब कितना हो गया 3V अपॉन 4 पाई, यहां से हमको मिल गया RS की वैल्यू क्या मिल गई 3V अपॉन 4 पाई की पावर 1/3। अब स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया AS सर वो होता है 4 पाई RS का स्क्वायर, एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इतना होता है, तो 4 पाई इंटू RS का स्क्वायर, RS क्या था 3V अपॉन 4 पाई, और इसकी पावर कितनी थी 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा 4 पाई से ये 4 पाई की पावर 2/3 जाएगा, तो 4 पाई की पावर 1/3 बन गया, इंटू 3 की पावर 2/3 बन गया, इंटू V, ठीक है। V की पावर क्या हो जाएगा 2/3। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ V पे, ठीक। नेक्स्ट अगला किसकी बात हो रही है भाई, देखो एक प्लेट की बात हो रही थी, प्लेट की बात हो रही थी तो प्लेट के लिए हमने क्वेश्चन निकाल ली इक्वेशन, फिर क्यूब की बात हो रही है और स्फीयर की बात हो रही है, तीन चीजों की बात हो रही है, तो हम क्यूब की बात कर लेते हैं। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, क्यूब की बात कर लेते हैं, ठीक। अब क्यूब की बात कर लेते हैं। अब जब हम क्यूब की बात करेंगे
तब देखो भाई क्यूब ऐसा है, राइट। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है सर? ए क्यूब होता है। ए किस क्या है? इसकी साइड लेंथ, ठीक। ए इसकी क्या है? साइड लेंथ। और ये किसके बराबर है? वी के बराबर, क्योंकि सेम मटेरियल था तो सेम वॉल्यूम था। ए की वैल्यू क्या हो गई? वी की पावर 1/3 आ गई। तो सरफेस एरिया क्यूब का कितना हो जाएगा? ए सी। सर सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a²। क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a²। ए की वैल्यू हमको मालूम है, तो यहाँ हमको वी की पावर 2/3 मिल जाएगा, ठीक। ये क्या आ गया? एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्लियरली आपको दिख रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वी की पावर 2/3 पर, और ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? वी की पावर 2/3 पर। तो आप क्यूब और स्फीयर को कंपेयर कर सकते हो, पर आप प्लेट से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। प्लेट से आप कंपेयर करके नहीं बता सकते, ठीक। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि जहां प्लेट से कंपैरिजन हो रहा है उसको हम रिमूव कर सकते हैं ऑप्शन पे। तो क्लियरली ये और ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि प्लेट का जो एरिया है वो थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है। वी कैन नॉट कमेंट अबाउट प्लेट, बट हाँ स्फीयर और क्यूब के बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो स्फीयर और क्यूब के बारे में बात कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो ऐसे ही गलत हो गया, बिना कंपेयर के ये भी आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा उसको समय कम लगे, उसको समय कम ज्यादा लगेगा, मतलब उसका रेट कम होगा। और सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसको समय कम लगेगा, उसका रेट ज्यादा होगा। सरफेस एरिया दोनों में से किसका कम है देख लेते हैं। तो देखो ये तो 6 दिख ही रहा है, देख लेते हैं ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक। 4 पाई का वैल्यू कितना होगा? पाई का वैल्यू होता है सर 3.14, और इसको मल्टीप्लाई किया है 4 से, ठीक। तो ये 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 12.96 ऐसा आ जाएगा। 14 4 जा कितना होता है? 56 होता है ना। 14 4 जा 56, 12.56 के आसपास ऐसा कुछ आ जाएगा। इसका आप क्या निकालोगे? 1/3 निकालोगे, ठीक। अब इसको ऐसे नहीं करते, इसमें और एक चीज सोच लेते हैं। क्या? 2/3 है ना, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। तो 2/3 करने के लिए इसका आप अंडर रूट कर दो 4 पाई का, और ये हो जाएगा 2/3, और ये 3 की पावर 2/3 हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को जोड़ सकते हो, तो अंडर रूट ऑफ 4 पाई इंटू 3 की पावर 2/3 बन जाएगा, ठीक। अब 4 पाई में से आप 2 बाहर निकाल दो, तो 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट पाई की पावर 2/3 ऐसा बन जाएगा। ये कितना है भाई? 6 है, 3 to the 6। अंडर रूट पाई कितना होगा? अंडर रूट पाई, पाई होता है 3.14। ये 4 से छोटा है, तो जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये 2 से छोटा रहेगा बट 1 से बड़ा रहेगा। 2 से छोटा रहेगा बट 1 से बड़ा रहेगा। तो ये 1.57 के आसपास आता है, 1.5657 ऐसा कुछ आता है, राइट। इतना कुछ ऐसा कुछ आता है, ठीक। अब क्लियरली आप यहां से देख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 9 के आसपास, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा कि नहीं? करके देख लो। लगभग लगभग 9 6 7 जा 7 6 जा 42, ठीक है। 6 5 जा 30 और 4 34, ये 9.42 आ गया, राइट। अब यहां देखो, क्या देखोगे? 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। तो 9.42 का कितना हो जाएगा? 9.42 का कितना हो जाएगा यार? ना 81 से कुछ बड़ा होगा, है ना। तो 82 83 कुछ होगा, 80 पॉइंट समथिंग ही होगा, 80 पॉइंट ना, 81 से बड़ा होगा, राइट। 81 से बड़ा मान लेते हैं, ठीक। 81 प्लस इसका आपको निकालना है 1/3, राइट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसका 1/3 निकालोगे तो आप देखो 4 4 जा 16 4 जा 64, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 64 हो जाता है भाई। 81 82 85 ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। 5 into 5 करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 125 हो जाता है। तो ये 4 और 5 के बीच में कुछ आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है।
ये पूरा नंबर जो है 4 पॉइंट समथिंग है और ये कितना है 6 है। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एरिया ऑफ क्यूब बड़ा है किससे, एरिया ऑफ स्फीयर से। अगर एरिया ऑफ क्यूब बड़ा है एरिया ऑफ स्फीयर से, क्लियरली हमको दिख रहा है यहां से। अब ये आपको रफ कैलकुलेशन करनी सीखनी पड़ेगी, जेई मेंस में आ सकता है, ठीक है, ये जेई मेंस में आ सकता है भाई, इतनी कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। अब क्यूब का एरिया बड़ा हो गया तो नहीं, एरिया ऑफ, हाँ क्यूब बड़ा है एरिया ऑफ स्फीयर है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है जो टाइम लगेगा क्यूब के लिए, जो टाइम लगेगा क्यूब के लिए कूल होने में, वो कम होगा किससे, टाइम जो लगेगा स्फीयर को, ठीक है, इतना हम कह सकते हैं। अच्छा, ये हम यहां पे गलती कर दी, ये इसको निकालना नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब आगे बताना है, क्या बात हो रही है, थिन सर्कुलर प्लेट की बात हो रही है। अगर प्लेट का एरिया कम है, थिन सर्कुलर प्लेट की बात हो रही है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम प्लेट का एरिया कम कर दें ना, इफ टी इज स्मॉल, राइट, इफ टी इज स्मॉल, बहुत कम है, तो एरिया जो सर्कुलर प्लेट का होगा वो ज्यादा होगा। और अगर एरिया सर्कुलर प्लेट का ज्यादा होगा तो इसको समय सबसे कम लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम समय इसको लग जाएगा प्लेट को, क्योंकि वो उसका थिकनेस क्या है, वेरी स्मॉल, क्वेश्चन में बोला है थिन सर्कुलर प्लेट है, तो इसका एरिया क्या होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि चूंकि टी सबसे कम है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एरिया इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा, स्फीयर को, उससे कम समय किसको लगेगा, क्यूब को, और उससे कम प्लेट को। तो प्लेट विल कूल फास्टेस्ट एंड क्यूब द स्लोएस्ट, ठीक है। सबसे कम समय किसको लग रहा है, प्लेट को, और स्फीयर को सबसे ज्यादा समय लग रहा है, राइट। प्लेट विल क्यूल ना, स्फीयर द स्लोएस्ट, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ना, इतना कैलकुलेशन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, राइट। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, अ सिस्टम इज इन, ए सिस्टम एक्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई है, तो ए ऑप्शन के लिए हम सोचते हैं, ठीक है। तो अगर टी एक्स टी वाई के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला थर्मल इक्विलिब्रियम है, बट नॉट विद जेड, मतलब ये टी जेड के बराबर नहीं है, तो वाई एंड जेड मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, नहीं तो गलत हो गया ना, ये तो सिस्टम सीधा टी वाई नॉट इक्वल टू टी जेड दिख ही रहा है, तो गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, सिस्टम एक्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई, मतलब टी एक्स टी वाई के बराबर है, बट नॉट विद जेड, मतलब जेड के बराबर नहीं है, ठीक है। सिस्टम वाई एंड जेड आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ये सही है, ये दोनों आर नॉट, एकदम कंफर्म स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि आर नॉट नहीं है, ये बात सही है, ठीक। नेक्स्ट, सी ऑप्शन देखो भाई, अ सिस्टम एक्स इज नीदर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई नॉर विद जेड, मतलब टी एक्स जो है टी वाई के बराबर भी नहीं है, और टी एक्स जो है टी जेड के बराबर भी नहीं है, ठीक है। वाई एंड जेड मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मस्ट भी बोल दिया गया भाई, ये कहां का न्याय है। मान लेते हैं एक्स का टेम्परेचर मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, वाई का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, एक्स का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और जेड का टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, तो एक्स वाई के साथ भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक्स जेड के साथ भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, पर वाई और जेड कहां थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो मस्ट भी थोड़ी कह सकते हो आप, तो ये भी गलत हो गया। क्या बोला जा रहा है लास्ट ऑप्शन में, मस्ट भी नहीं कह सकते, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। नेक्स्ट, सिस्टम एक्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई, सिस्टम एक्स इज नीदर इन नॉर विद जेड, अच्छा,
x जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है y के साथ भी, और x जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है z के साथ भी। ये बोल रहा है क्वेश्चन। सिस्टम y एंड z मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। हाँ, ये हो सकता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस हो और ये 10 डिग्री सेल्सियस हो, तो ये भी 10 डिग्री सेल्सियस हो। ये पॉसिबिलिटी है, मे बी। यहां वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? मे। ये पॉसिबिलिटी है एक, तो ये भी सही हो जाएगा। तो बी और डी सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या बोला जा रहा है? गुलाब जामुन्स आर टू बी हीटेड इन अ ओवन, दे आर अवेलेबल इन 2 साइजेस, वन इज ट्वाइस द बिगर। अच्छा, तो 2 गुलाब जामुन आपके पास हैं, एक ये है और एक ये है, राइट। एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 2r है, राइट। ठीक, अब यहां पर देखो भाई, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? एरिया होगा सर 4 पाई r स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा? a डैश हो जाएगा 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर। इसको हम कैसा लिख सकते हैं? 4a, मतलब इसका एरिया पहले वाले छोटे वाले गुलाब जामुन का 4 गुना है, राइट। ठीक, इतना हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। पिज्जा आर ऑल्सो टू बी हीटेड, दे आर ऑल्सो इन 2 साइजेस, वन इज बिग देन अदर। ये भी 2 साइज में है, मतलब पिज्जा भी 2 साइज में है भाई। ठीक है, मतलब बड़ा भाई मजेदार ही चल रही भाई, पिज्जा विज्जा सब कुछ है ना। पिज्जा भी 2-2 साइज में है, गुलाब जामुन भी 2-2 साइज में है, सब कुछ है भाई, है ना। इसका कुछ एरिया है ना, ए। ठीक है, ए ट्रिपल डैश मान लेते हैं, या ए मान लेते हैं ना, स्मॉल ए मान लेते हैं, क्योंकि कैपिटल ए यहां ले लिया हमने। तो इसका एरिया कुछ हो जाएगा स्मॉल ए डबल डैश। ठीक है, ट्वाइस बोला है ना, तो 2 हो जाएगा इसका एरिया। अब बोला है कि दे आर पुट टुगेदर इन ओवन, तो किसको गर्म होने में ज्यादा समय लगेगा ये पूछा जा रहा है, राइट। अब जब आपने ओवन में इन सबको पुट कर दिया तो क्या होगा? ओवन से इसको भी पावर मिलेगी P, इसको भी P मिलेगा, इसको भी P पावर मिलेगा, और इसको भी P पावर मिलेगा, राइट। जब ये पावर P लेगा तो इतने रेट से हीट इसको मिलेगी, पर साइमल्टेनियसली हीट को रिजेक्ट भी तो करेगा, ये रिजेक्ट भी करेगा साइमल्टेनियसली हीट को। वो कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4 रेट से। ठीक, ये रेट किस रेट से रिएक्ट करेगा? H2, सिग्मा इंटू 4a इंटू टी की पावर 4 रेट से। ये भी साइमल्टेनियसली हीट को रिजेक्ट करेगा, H3 किस रेट से? सिग्मा, मान लेते हैं सबका सरफेस का जो स्टीफन कांस्टेंट है वो सेम है, तो सिग्मा इंटू स्मॉल ए इंटू टी की पावर 4 रेट से। और ये भी हीट को रिजेक्ट करेगा, सिग्मा इंटू 2 स्मॉल ए इंटू टी की पावर 4 रेट से। तो नेट अगर हम बात करें, नेट अगर हम बात करें, तो पहला वाला जो गुलाब जामुन है इसका जो नेट हीट होगा, नेट हीट लेने का रेट होगा, वो कितना हो जाएगा? P माइनस सिग्मा ए टी की पावर 4। इसका नेट हीट लेने का रेट कितना हो जाएगा? ये H1 नेट बोल देते हैं, राइट, तो इसको H2 नेट बोलोगे आप। ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा P माइनस सिग्मा ए, P माइनस सिग्मा इंटू 4a इंटू टी की पावर 4। इसका नेट रेट कितना हो जाएगा? H3 नेट। ये हो जाएगा P माइनस सिग्मा ए टी की पावर 4, और इसका नेट रेट कितना हो जाएगा? H4 नेट। ये भी हो जाएगा क्या है? P माइनस सिग्मा इंटू 2a इंटू टी की पावर 4। अब आप क्लियरली देखो, स्मॉल ए है और कैपिटल ए है, उनके बीच में कोई रिलेशन क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो हम गुलाब जामुन को पिज्जा से कंपेयर नहीं कर सकते। बट आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि जो नेट हीट रेट है वो ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये आप समझो ना, P में से ये छोटा टर्म माइनस किया है, यहाँ P में से बड़ा टर्म माइनस किया है,
तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि H1 नेट बड़ा है किससे, H2 नेट से, क्योंकि इसने 10 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की और इसने रिलीज कितनी की है, मान लीजिए 1 जूल की एनर्जी रिलीज की है, तो नेट इसने गेन कितना किया, 9 जूल। इसने 10 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की तो इसने इसका 4 गुना मतलब 4 जूल की एनर्जी निकाल दी, तो नेट इसका गेन कितना हुआ, 6 जूल। मतलब छोटे वाले को, जो छोटा गुलाब जामुन है उसमें जो हीट इनपुट का रेट है वो ज्यादा है, नेट हीट इनपुट का रेट ज्यादा है, तो छोटा वाला गुलाब जामुन जल्दी हीट होगा, छोटा वाला गुलाब जामुन जल्दी हीट होगा। तो स्मॉलर गुलाब जामुन हीटेड बिफोर बिगर वंस, ये वाला स्टेटमेंट सही है। सिमिलरली इस वाले में भी आप देखो, इस वाले में भी आप देखो, H3 में से P मतलब मान लीजिए 10 जूल का आपने हीट, 10 जूल के पर सेकंड के रेट से आपको इसको हीट दे रहे हो, और आप इसमें से आप ये मान लीजिए 1 जूल पर सेकंड यहां से निकाल दे रहे हो, या 2 जूल निकाल दे रहे हो, मान लीजिए 2 जूल है ये, तो नेट आपका कितना आया, 8 जूल पर सेकंड का आया। यहां भी आप 10 दे रहे हो, पर यहां पे 2 गुना उसका निकाल रहे हो, मतलब 4 जूल वो रिजेक्ट करते जा रहा है, मतलब यहां पे 6 जूल ही आपने इनपुट करी। ऑब्वियसली छोटा पिज्जा में हीट रेट का इनपुट रेट ज्यादा है, हीट इनपुट नेट हीट एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है, तो छोटा वाला पिज्जा क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। स्मॉलर पिज्जाज आर हीटेड बिफोर, बी और सी सही है। ये एक बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम है जेई मेंस के लिए, इवन नीट के लिए भी। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिफर द प्लॉट टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर। हीटिंग ऑफ आइस की बात हो रही है। अब यहां देखो, ये वाला जो पार्ट है, यहां पे क्या दिखाया जा रहा है, जब आइस मेल्ट हो रहा है, तो ये वाला पार्ट में आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। ठीक, मेल्ट हो रहा है, और यहां पर कंप्लीटली वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, कंप्लीट कन्वर्जन इन लिक्विड। ठीक, सिमिलरली ये वाले पार्ट में आइस क्या हो रहा है, इस बार इवापोरेट होगा, यहां से इवापोरेशन होना चालू हो गया, और यहां क्या हुआ, कंप्लीट कन्वर्जन इन वेपर। ठीक, अब बढ़ते हैं, रीजन ए बी रिप्रेजेंट्स आइस एंड वाटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए बी में आइस और वाटर थर्मल इक्विलिब्रियम में है क्या, भाई थर्मल इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं हो रही है यहां पे फेज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, ए एट बी वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, बी पे वाटर स्टार्ट हो रहा है बॉयल होना, नहीं गलत, वाटर स्टार्ट कहां होगा बॉइलिंग, बॉयल होना, बताओ, नहीं एक मिनट, एट बी वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है, एट बी वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है हमको, है ना। एट बी वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, बी पे वाटर बॉयल नहीं होगा ना, सी पर होगा वाटर बॉयल होना शुरू। ठीक है, यहां पर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, और डी पर क्या होगा, कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा वेपर का, तो ये गलत है, राइट, ये गलत है। ठीक, यहां पर मेल्टिंग स्टार्ट्स, और बी पे क्या हो गया, कंप्लीट मेल्टिंग होगी। ठीक, एट सी ऑल वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, सी पे क्या सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है, नहीं भाई डी पे हो रहा है वो, तो ये गलत है। सी टू डी रिप्रेजेंट्स वाटर एंड स्टीम इन इक्विलिब्रियम एट बॉइलिंग पॉइंट, सी टू डी रिप्रेजेंट्स वाटर एंड स्टीम एट इक्विलिब्रियम इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, पहला ऑप्शन सही होगा यार, एक मिनट, ये गलती कर दी है, सही बात है। ए बी में थर्मल इक्विलिब्रियम तो है ना यार, ए बी में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, और दोनों का टेम्परेचर सेम है भाई, ए बी में टेम्परेचर कांस्टेंट है।
और इस पॉइंट पर आइस का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर सेम है। तो ये तो बात सही ना, थर्मल इक्विलिब्रियम में तो है ना यार, ये ऑप्शन सही हो गया, राइट। ऐसे ही CD में टेम्परेचर कांस्टेंट है और वाटर और वेपर का टेम्परेचर दोनों बराबर है, T वाटर बराबर T वेपर है C से D के बीच में। तो C से D के बीच में वाटर और वेपर भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी बात सही है, A और D सही हो गए। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ड्स में हम कंफ्यूज हो गए थे, थर्मल इक्विलिब्रियम लिखा, हाँ सही बात तो है, A से B के बीच में वाटर और आइस का टेम्परेचर सेम रहेगा, तो वो इक्विलिब्रियम में तो रहेंगे, बात तो सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अ ग्लास फुल ऑफ हॉट मिल्क इज पोर्ड ऑन द टेबल। तो एक गिलास में पानी भरा और उसको टेबल पे डाल दिया, राइट। इट बिगिंस टू कूल ग्रेजुअली, ठंडा होने लगा। अब हमें बताना है, ठीक, अब हमें बताना है, ठीक है भाई। तो देखो अब देखना है ना आराम से। मान लेते हैं ये पानी हमने ऐसे बिखरा दिया, ये दूध बिखरा दिया, ये मिल्क है। मान लेते हैं बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, TS है। बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, TS है। और ये जो मिल्क था इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T0 था। T0 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मिल्क। ठीक, ये इनिशियल टेम्परेचर था भाई साहब, ठीक। तो मिल्क क्या करेगा, मिल्क भाई साहब हीट को रेडिएट करेगा ऐसे, और ये जो हीट है ये कन्वेक्शन के फॉर्म में बाहर जाएगी, मतलब मिल्क से सराउंडिंग की तरफ गया जाएगा टेम्परेचर, हीट हीट जाएगी बाहर, और कैसे जाएगी, कन्वेक्शन से जाएगी, क्योंकि एयर में हीट जा रही है, फ्लूइड में हीट जा रही है, तो कन्वेक्शन से जाएगी। तो हीट लॉस का रेट, दूध कितने रेट से हीट लॉस कर रहा है, दूध कितने रेट से हीट लॉस कर रहा है, तो हम बोलेंगे dQ/dt। इतनी हीट पर सेकेंड दूध लॉस कर रहा है, क्यों, क्योंकि T0 किससे, TS से बड़ा है। भाई गर्म दूध है ना, तो टेम्परेचर दूध का सराउंडिंग के टेम्परेचर से बड़ा है, तो हीट क्या करेगा, लॉस करेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -H/A, ये सरफेस एरिया क्या है, A है, इनटू किसी टाइम पे मान लेते हैं जो मिल्क था उसका टेम्परेचर क्या था, T था, एट एनी टाइम T लेट टेम्परेचर ऑफ मिल्क बी T। तो T माइनस टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, TS। भाई TS थोड़ी चेंज हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग बहुत बड़ी है, तो हीट लॉस की वजह से सराउंडिंग में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो वो TS ही रहेगा। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी, राइट, ये हमने क्या लिख दी, इक्वेशन लिख दी। अब DQ को आप कैसे लिख सकते हो, चेंज इन एनर्जी को कैसे लिख सकते हो, चेंज इन जो हीट है मिल्क का उसको आप कैसे लिख सकते हो, सर वो होगी M/S इंटू dt। M क्या है सर, मास ऑफ मिल्क, भाई कितना मिल्क था, हाँ सर कितना मिल्क बिखराया था। S क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिल्क, हाँ तो हीट, चेंज इन एनर्जी ऑफ मिल्क को आप MS∆T लिख सकते हो, MS/dt। यहां पुट कर दो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा MS/dt होल अपॉन dt। ये dt टेम्परेचर का चेंज है, ये dt टाइम का चेंज है, -H/A T माइनस TS। अब यहां पे आप क्या कर लो, dt को यहां बचाओ और t वाला टर्म यहां ले आओ, और यहां क्या हो जाएगा, -H/A अपॉन MS/dt। अब क्या कर लोगे, इन दोनों को इंटीग्रेट करोगे। एट t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो मिल्क का टेम्परेचर उस समय पे कितना था, T0, और किसी टाइम इंटरवल t पे मिल्क का टेम्परेचर कितना है, T है, क्योंकि हमको t का फंक्शन निकालना ना कि टेम्परेचर मिल्क का कैसे चेंज हो रहा है।
तो किसी भी टाइम इंटरवल टी पे फंक्शन निकालना है तो टी आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln, ठीक है, ln टी माइनस टी एस, ये हो जाएगा 0 से टी नॉट, टी नॉट से टी यहां पुट करोगे आप, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एच माइनस एच ए एम एस टी माइनस एच ए बाई एम एस इंटू टी हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट करो, एक बार टी पुट करोगे, एक बार टी नॉट पुट करोगे, तो क्या बन जाएगा, एल एन टी माइनस टी एस माइनस एल एन टी नॉट माइनस टी एस। लिमिट आप कैसे पुट करते हो आपको मालूम ही है। ये क्यों बता रहा हूं, जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट समझ आए विद डेरिवेशन, ठीक है। ओरल भी सॉल्व हो सकते हैं, बट मेरा पर्पज आपका आंसर बताना नहीं, आंसर तो एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है ना बच्चों। मेरा पर्पज एनालिसिस बताना है, ये मेरा पर्पज है कि ये इक्वेशन आपको समझ आ रही नहीं कि मैं कैसे लिख रहा हूं, मेरा ये पर्पज है, राइट। अब यहां पे क्या लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी। लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, सर हमको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी, ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा देंगे यहाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा एल एन टी माइनस टी एस होल अपॉन टी नॉट माइनस टी एस, ठीक है, ऐसे आप लिख लोगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस एच ए बाई एम एस टू टी, ई की पावर यहां ले आओ, तो यह जाएगा टी माइनस टी एस होल अपॉन टी नॉट माइनस टी एस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एच ए बाई एम एस इंटू टी, ठीक है। अब यहां से देखो, अब यहां से देख लो भाई, अब यहां से खेला हो गया। कैसे, यहां से देखो, टी नॉट माइनस टी एस को वहां ले जाओ और टी एस को भी वहां ले जाओ, तो मैं सीधे लिख रहा हूं टी इज इक्वल टू टी एस, ठीक है, प्लस, ठीक है, टी एस प्लस टी नॉट माइनस टी एस, ठीक है, इनटू ई की पावर माइनस एच ए टी बाई एम एस। ये हमको मिल गया फंक्शन किसका, टेम्परेचर ऑफ मिल्क। टेम्परेचर ऑफ मिल्क ऐसे वेरी कर रहा है। अच्छा हाँ सॉरी, गलती हो गया, ये स्मॉल टी होगा ना, टाइम है, ये टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम है, माय बैड, ये स्मॉल टी होगा ना भाई, ये स्मॉल टी होगा यार, माय बैड, टाइम है ना यार भाई, डी टी स्मॉल टी में इंटीग्रेशन हो रहा था ना, तो यहां इंटीग्रेशन होगा तो स्मॉल टी आएगा ना, राइट। अब यहां ध्यान दो, एच क्या है, कांस्टेंट है, एरिया ए क्या है, कांस्टेंट है, मास क्या है, वो भी कांस्टेंट है मिल्क का, हाँ, और स्पेसिफिक हीट भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ई की पावर है वो कुछ कांस्टेंट है, उसको मान लेते हैं के, इसको हम क्या बोल देते हैं के। तो टी को हम कैसा लिख सकते हैं फिर सिंप्लीफाई करके, टी एस, टी को आप कैसा लिख सकते हो भाई, टी को आप अल्टीमेटली कैसा लिख सकते हो भाई, टी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू टी एस प्लस टी नॉट माइनस टी एस ए की पावर माइनस के टी, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। आपको क्लियरली दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है कि नहीं, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा बता दो। अब आपने समझा होगा मैथ्स में, ठीक है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसे ही बनता है, राइट, ठीक है। उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ए मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या, ए कॉमा जीरो बन जाएगा, क्या जीरो कॉमा ए बन जाएगा, ठीक है। ए की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ए की जगह मतलब ये हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें कुछ ऐड कर दो, तो कुछ आप ऐड भी कर दो उसमें, ठीक है। तो जब आप कुछ ऐड कर दोगे आप, तो पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा,
तो यहां पर ऐसा ग्राफ शिफ्ट हो गया, ऐसा। ठीक है, ये क्या है, ये टीएस है। ठीक है, ये क्या है, ये टी नॉट है। इनिशियली टेम्परेचर टी नॉट था, ये वाला ग्राफ हमको इग्नोर कर देना, नेगेटिव साइड वाला। और इस तरीके से ग्राफ क्या हो रहा है, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर क्या था, टी नॉट था। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर क्या है, टी एस है। तो ये ग्राफ है किसका, ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ मिल्क। अब ये कैसे बना दिया भाई साहब, ये मैथ्स में पढ़ना है आपको, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता तो सीखो। ये क्यों बताया आपने बेटा, जेई मीन्स में अगर अकल वाला कोई प्रोफेसर होगा ना, तो इस क्वेश्चन को क्या करेगा ना, वो इस क्वेश्चन को उठाएगा और ग्राफ दे देगा, बोलेगा ग्राफ कैसा बनेगा बताओ। जिसको ये पूरा एनालिसिस आता होगा वही सोच पाएगा ग्राफ, इसलिए बताया ये पूरा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सुनते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको वेरिएशन बताया कि कैसे हो रहा होगा, ग्राफ समझाया, ये सब समझाया। अभी क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, अब पढ़ता हूं। रेट ऑफ कूलिंग इज कांस्टेंट टिल मिल्क अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग, राइट। रेट ऑफ कूलिंग आपको यहां से पता चलेगा, आपको क्लियरली दिख रहा है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस पर। और टेम्परेचर डिफरेंस तो वेरिएबल है, तो रेट ऑफ कूलिंग भी वेरिएबल होगा। ये क्या बोल रहा है, कांस्टेंट। तो ये वाला चीज क्या हो गया, गलत। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग कहां से पता चलेगा, इस इक्वेशन से। टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस टी एस तो वेरिएबल है ना भाई, टी तो वेरिएबल है, टी कांस्टेंट थोड़ी है, टी तो एक वेरिएबल है, टी तो फंक्शन वेरी कर रहा है ना टाइम के साथ। टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टी तो वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो टी माइनस टी एस ये भी क्या होंगे, फंक्शन ऑफ टाइम होंगे, टाइम के साथ वेरी करेंगे। आप यहां से लिख भी सकते हो, यहां से आप लिख भी सकते हो, टी माइनस टी एस कितना आ जाएगा, टी नॉट माइनस टी एस इंटू ई की पावर माइनस के टी। के की वैल्यू क्या है वो आपको पता ही है, के की वैल्यू ये है। ठीक है, तो रेट ऑफ कूलिंग, अब यहां से आप लिख लो माइनस एच ए टी माइनस टी एस। तो यहां से आप लिख सकते हो रेट ऑफ कूलिंग डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, माइनस एच ए और टी माइनस टी एस की जगह याद आएगा टी नॉट माइनस टी एस ई की पावर माइनस क्यू टी। ये क्या आ गया, रेट ऑफ कूलिंग आ गया भाई। ये रेट ऑफ कूलिंग आ गया। तो आपसे रेट ऑफ कूलिंग का फंक्शन पूछ लिया जाए तो वो भी आप लिख के बता सकते हो। इसलिए मैं ये इतना मेहनत कर रहा हूं कि आपके कंसेप्ट ऐसे हो जाए ना भाई, रॉक सॉलिड, कि रेट ऑफ कूलिंग का फंक्शन भी आपको पता है कि रेट ऑफ कूलिंग का फंक्शन ये है। ठीक है, यहां पे के की वैल्यू ध्यान रखना, के की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये एच ए बाई एम एस। ठीक है, एच ए बाई एम एस, ये के की वैल्यू ध्यान रखना, ये भूल मत जाना, के जो लिख रहे हैं वो क्या है, एच ए बाई एम एस है। ठीक है, तो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्लियरली आपको दिख रहा है, ये ई की पावर माइनस टी माइनस ए टी से फंक्शन वेरी कर रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग इज वेरिंग विद टाइम। ठीक है, ये गलत हो गया। अब क्या बोल रहा है, टेम्परेचर ऑफ मिल्क फॉल्स ऑफ एक्सपोनेंशियली विद टाइम, ये सही है, एक्सपोनेंशियली फॉल हो रहा है, ई की पावर में फंक्शन बना है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, while cooling there is a flow of heat from milk to the surrounding as well as from surrounding to milk। हाँ, मिल्क से सराउंडिंग भी हीट जाएगा और सराउंडिंग से मिल्क भी आए, मिल्क में भी हीट आएगा, ये बात सही है। रेडिएशन में क्या होता है कि बॉडी हीट छोड़ता भी है और लेता भी है, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। फिर क्या बोल रहा है, बट द नेट फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम मिल्क टू सराउंडिंग। हाँ, नेट मिल्क टू सराउंडिंग हीट होगा, दैट्स व्हाई इट कूल्स। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ये कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा, राइट। रेडिएशन जब आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो बॉडी है वो तो हीट छोड़ती है, बाहर में एब्जॉर्ब भी करती है, पर नेट हीट छोड़ती है। मतलब 10 जूल उसने अगर निकाला तो 2 जूल एब्जॉर्ब कर लिए, तो नेट उसका 8 जूल का लॉस हुआ, ऐसा होता है। ऑल थ्री फिनोमिना ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ मिल्क
ऑफ द सराउंडिंग, हाँ ये बात सही है, तीनों है। कैसे? अब ये वाला पॉइंट समझो, तीसरा वाला, राइट। फिर उसके बाद ये खत्म। ये मिल्क है भाई। मिल्क को, अब मिल्क जो है ऐसा तो है नहीं कि एक एटम का लेयर होगा, मल्टीपल एटम का लेयर होगा, तो ये मिल्क है, ऐसा दिखा रहा हूं मैं। ठीक। मिल्क में यहां पे कोई एटम होगा, उसमें कोई एनर्जी होगी, ठीक। और यहां भी कोई एटम होगा, उसमें भी कोई एनर्जी होगी। ये जो एटम है, ये जो एटम है, ये एयर में एनर्जी कैसे देगा? रेडिएशन से, प्लस कन्वेक्शन से। हाँ सर, क्योंकि फ्लूइड में हीट दे रहा है। अच्छा, और ये वाला जो नीचे वाला एटम है, इससे एनर्जी इस एटम तक कैसे आएगी? क्योंकि भाई पहला क्या होगा, ये ऊपर वाला जो एटम्स हैं ये अपनी एनर्जी दे देंगे, फिर ये नीचे वालों की एनर्जी लेंगे और फिर वो भी एनर्जी देंगे। तो यहां से यहां तक ऊपर तक एनर्जी कैसे आएगी? सर यहां आएगी कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन से। हाँ, यहां पे कन्वेक्शन डोमिनेट करेगा और यहां भी कन्वेक्शन क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। रूम टेम्परेचर पे कन्वेक्शन दोनों ही केस में डोमिनेट करेगा। बट आपको ध्यान रखना है कि यहां कुछ हद तक रेडिएशन भी होगा और कुछ हद तक कंडक्शन भी होगा, ठीक है। कुछ हद तक रेडिएशन भी होगा और कुछ हद तक कंडक्शन भी होगा। फ्लूइड के अंदर कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों होता है, पर कन्वेक्शन क्या करता है? डोमिनेट करता है। तो आंसर बी, सी और डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ विल हैपन। यहां मैं लिख भी देता हूं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन all three will happen, but convection will dominate. Convection will dominate. यहां क्यों कन्वेक्शन डोमिनेट किया? क्योंकि ये फ्लूइड है, लिक्विड। जो आपका ये जो मिल्क है, यहां पे ये फ्लूइड है, ये क्या है? बेसिकली सेमी सॉलिड है। मिल्क क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है। तो चूंकि ये सेमी सॉलिड है तो यहाँ कंडक्शन भी होगा, पर चूंकि ये सेमी सॉलिड है, इसमें फ्लूइड कैरेक्टर है, इसलिए कन्वेक्शन विल डोमिनेट। और ये तो एयर में जा ही रहा है, तो यहाँ कन्वेक्शन तो होगा ही होगा, रेडिएशन भी होगा, पर चूंकि फ्लूइड में जा रहा है हीट, तो क्या? कन्वेक्शन विल डोमिनेट। तो बोथ केस में क्या होगा? कन्वेक्शन विल डोमिनेट। आई होप आपको समझ में आ गया पूरा एनालिसिस। बहुत डिटेल में कराया बेटा मैंने क्वेश्चन। क्यों? मैंने आपका मेंस से लेके एडवांस तक का जो जो पूछा जा सकता है इस प्रॉब्लम में, पोटेंशियली मैंने सब कुछ कवर करा दिया। मैंने ग्राफ भी बता दिया, मैंने आपको फंक्शन भी बता दिया, मैंने आपको उसका डेरिवेशन सब कुछ बता दिया भाई साहब, ठीक है भाई। तो ये थे सवाल इस चैप्टर के। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपको रिवीजन में इसकी जरूरत पड़ेगी, जीत शशि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसको ज्वाइन करने के लिए ये है आपके सामने टेलीग्राम का क्यूआर कोड। थैंक यू फॉर बच्चों आपके प्रीशियस टाइम के लिए और अटेंशन के लिए। है ना, ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया मुझे मालूम है, बट मैंने चीजों को डिटेल में भी कवर किया। आई होप आपको इसका फायदा हुआ होगा। बेटा एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि आपको फायदा हुआ है कि नहीं इस लेक्चर से। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमको पता ही नहीं चलता कि बच्चे को फायदा हो रहा है कि नहीं, बच्चे को चाहिए कि नहीं ऐसा लेक्चर, ठीक है। तो हमारा भी मोटिवेशन आपसे ही जुड़ा हुआ है, तो एक कमेंट जरूर करें, राइट। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें।